चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो आज के वीडियो में अपन देखेंगे एक और मॉडल आंसर हिस्ट्री का। मेनली ये PYQ है, 2023 में आया हुआ है। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। क्वेश्चन ये है कि व्हाट वाज द डिफरेंस बिटवीन महात्मा गांधी एंड रविंद्रनाथ टैगोर इन देयर अप्रोच टुवर्ड्स एजुकेशन एंड नेशनलिज्म। ठीक है, ये क्वेश्चन पहले भी कई बार रखा है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। ठीक है, कभी आइडियोलॉजी डिफरेंस पूछा है, आइडियोलॉजिकल डिफरेंस पूछा है, कभी एजुकेशनल डिफरेंस पूछा है, कभी नेशनलिज्म में डिफरेंस पूछा है। और इसमें अपन को जो मेन देखना है, दो कीवर्ड पकड़ने हैं कि व्हाट वाज द डिफरेंस पकड़ना है। ठीक है, गांधी जी के और रविंद्रनाथ टैगोर जी के बीच में अप्रोच टुवर्ड्स एजुकेशन, नंबर 1 एजुकेशन और नंबर 2 नेशनलिज्म। ठीक है, ये आया हुआ है 2023 में। तो देखते हैं अपन इसका मॉडल आंसर आप अपने हिसाब से, अपनी नॉलेज से, अपनी डेप्थ से, अपनी अंडरस्टैंडिंग से कुछ भी लिख सकते हैं। अपन एक बेसिक सा देखेंगे कोई क्या अप्रोच हो सकता है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। गांधी इज अप्रोच टू एजुकेशन वाज ग्रास रूट्स ओरिएंटेड, फोकसिंग ऑन मोरल एंड प्रैक्टिकल एस्पेक्ट। ठीक है, गांधी जी का आपको पता है कि गांधी जी विलेज इकोनॉमी को मानते थे कि विलेज जब जो भी हो, ग्रास रूट डिपेंडेंसी हो, मतलब विलेज इकोनॉमी को बूस्ट करे, लोग गांव में रहे, एक दूसरे के काम आए। तो गांधी जी का ऐसा अप्रोच था। ठीक है, ग्रास रूट ओरिएंटेड, फोकसिंग ऑन मोरल एंड प्रैक्टिकल एस्पेक्ट। वाइल जो टैगोर जी थे, अप्रोच यूनिवर्सल, एम्फसाइजिंग कल्चरल एंड इंटेलेक्चुअल इनरिचमेंट इन एजुकेशन। ठीक है, उनका था कि यूनिवर्सल मतलब अपनी ही, ठीक है, तुम अपना पढ़ रहे हो लेकिन उसके साथ देखो कि वेस्टर्न क्या पढ़ रहे हैं। ठीक है, कल्चरल और इंटेलेक्चुअल इनरिचमेंट अपने एजुकेशन में डालो। ठीक है, डाइवर्सिटी ऑफ कल्चर के बारे में पढ़ो, इंटेलेक्चुअल पढ़ो, मतलब चीज़ों को डाइवर्स बनाओ रादर देन तुम एक स्पेसिफिक एरिया का पढ़ रहे हो। ठीक है, अब देखते हैं डिटेल में देखते हैं गांधी जी ऑन एजुकेशन। ठीक है, तो गांधी जी एम्फसाइज प्रैक्टिकल वोकेशनल एजुकेशन थ्रू हिज कॉन्सेप्ट नई तालीम। ठीक है, गांधी जी ने नई तालीम का कॉन्सेप्ट दिया था जिसमें कि वो प्रैक्टिकलिटी पे एम्फसाइज करते थे और वोकेशनल और वर्नाकुलर एजुकेशन मतलब लोकल एजुकेशन पे, नई तालीम बेसिक एजुकेशन। ठीक है, दूसरा ही बिलीव इन इंटीग्रेटिंग मैनुअल वर्क विद इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, एमिंग फॉर सेल्फ सफिशिएंसी एंड लर्निंग थ्रू क्राफ्ट। ठीक है, ये विश्वास करते थे जो मैनुअल वर्क है विद इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, मतलब गांधी जी ये चाहते थे सिंपली कि कोई भी काम करो वो इंटीग्रेट करके करो। ठीक है, मैनुअली, और जो डेवलपमेंट हो वो ऑलराउंड हो, एमिंग फॉर द सेल्फ सफिशिएंसी एंड थ्रू क्राफ्ट। ठीक है, वही आत्मनिर्भरता का जो कॉन्सेप्ट है ना, सेल्फ सफिशिएंसी, वही आत्मनिर्भर कॉन्सेप्ट की बात गांधी जी करते थे। नेक्स्ट देखते हैं, हिज एजुकेशनल फिलॉसफी फोकस्ड ऑन मोरल एंड कैरेक्टर डेवलपमेंट अलॉन्गसाइड एकेडमिक लर्निंग। गांधी जी ये भी चाहते थे कि एक बच्चे को जितना एजुकेट होना ज़रूरी है उतना ही ज़रूरी है कि उसके अंदर मोरलिटी हो। ठीक है, उसका कैरेक्टर डेवलप हो और एज वेल एज वो एकेडमिक में भी अच्छा रहे। प्राइमरली टारगेटिंग द रूरल कंटेक्स्ट टू एम्पावर द मैसिव एंड अपलिफ्टमेंट ऑफ विलेज। तो गांधी जी का ये देखिए, ये स्टेटमेंट आपको पता है कि गांधी जी मानते थे कि जो भारत है ना, जो ओरिजिनल इंडिया है वो रहता है विलेज में, तो विलेज को कैसे डेवलप करना ये उनकी हमेशा से प्रायोरिटी रहती थी। ठीक है, रूरल कंटेक्स्ट में वो ज़्यादा सोचते थे रादर देन की अर्बन कंटेक्स्ट में। ठीक है, तो ये हमेशा विलेज लाइफ अपलिफ्टमेंट के बारे में गांधी जी ज़्यादा बात करते थे। आप गांधीयन DPSP देख लो। ठीक है, कि कैसे गांधी जी बात करते थे कि कॉटेज इंडस्ट्री लगाओ, ग्रास रूट लेवल पे काम करो। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं रविंद्रनाथ टैगोर ऑन एजुकेशन। अब टैगोर साहब के क्या विचार थे एजुकेशन को लेकर, उसको देख लेते हैं। टैगोर envisioned education as a means of fostering creativity and holistic development through the Shanti Niketan, which emphasized a broad liberal art education blending eastern and western philosophies। सिंपल सा मतलब है कि टैगोर साहब देखते थे कि कोई भी एजुकेशन हो उसमें क्रिएटिविटी हो और हॉलिस्टिक डेवलपमेंट हो, सिर्फ रूरल या किसी एक जगह का ना हो, और वो ब्लेंडिंग होना चाहिए। ठीक है, ईस्टर्न और वेस्टर्न मतलब अपनी संस्कृति के साथ साथ बाहर की संस्कृति के बारे में भी पढ़िए। ठीक है, ऐसा टैगोर साहब का मानना था। ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट देखते हैं, टैगोर प्रमोटेड फ्रीडम ऑफ थॉट, cultural exchange and nurturing the aesthetic and artistic sensibility of student, seeing education as a pathway of self realization and social progress। टैगोर साहब का मानना था कि फ्रीडम ऑफ थॉट होना चाहिए, मतलब लड़का लड़की स्टूडेंट कुछ भी सोच सकता है, कल्चरल एक्सचेंज होना चाहिए। ठीक है,
मतलब आप अपना कल्चर, अपने विलेज के कल्चर रखो, उसके बाद में आप बाहर का भी कल्चर जानो, ठीक है, आप दूसरों का भी कल्चर जानो, फिर आप उस कल्चर की महत्वता को जानोगे और उसके बाद आप उसके पीछे का रीज़न जानोगे। तो ये कहीं ना कहीं से एक इंडिया को इंटीग्रेट करने का काम करेगा। ऐसे विचार थे रविंद्रनाथ टैगोर साहब के। सेंसिबिलिटी ऑफ स्टूडेंट, ठीक, आर्टिस्टिक सेंसिबिलिटी ऑफ स्टूडेंट, सीइंग एजुकेशन एज अ पाथवे ऑफ सेल्फ रिलेशन एंड सोशल प्रोग्रेस, ठीक है। इसी से वो मानते थे कि जो एजुकेशन है वो एक पाथवे सेल्फ रिलेशन का, अपने बारे में जानने का और सोसाइटल प्रोग्रेस, ठीक है, उसका चौमुखी विकास करेगा सोसाइटी में। नेक्स्ट देखते हैं, Gandhi's approach to nationalism was the mass mobilization and self-reliance, while Tagore promoted humanistic inclusive form of nationalism, ठीक है। गांधी जी अप्रोच नेशनलिज्म टुवर्ड्स मास मोबिलाइजेशन, उनका मानना था कि आदमी को फील करा दो, ठीक है, उसको सेल्फ रिलाई करा दो और ये मास में पूरे मोबिलाइज कर दो नेशनलिज्म के बारे में। लेकिन टैगोर जी जानते थे कि एक प्रति व्यक्ति की अपनी एक नेशनलिज्म लेकर भावना होती है, ठीक है, और वो अपने हिसाब से उसके बारे में सोचता है। तो देखते हैं नेक्स्ट, अब नेशनलिज्म के बारे में गांधी जी ने और टैगोर साहब ने क्या किया। तो गांधी जी ने और नेशनलिज्म वाज रूटेड इन नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस, सत्याग्रह एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ स्वराज, ठीक है। गांधी जी बात करते हैं नॉन वायलेंट की, ठीक है, वही सत्याग्रह एंड कॉन्सेप्ट ऑफ स्वराज, सेल्फ रूल की। ही एम टू मोबिलाइज द मास अगेंस्ट कॉलोनियल रूल, सिविल डिसोबीडियंस सिविल डिसोबीडियंस एंड बाइकॉट, एडवोकेटिंग रिटर्न ऑफ इंडिजीनियस प्रैक्टिकल एंड सेल्फ। सिंपल सा, सबको पता है कि गांधी जी ने, देखिए, अहिंसा के तो गांधी जी कोई भी किसी भी तरह की हिंसा चाहते ही नहीं थे, ठीक है। ये इनका एम था कि मोबिलाइज करें मास को अगेंस्ट जो कॉलोनी है ब्रिटिशर्स के खिलाफ, ठीक है। सिविल डिसोबीडियंस, हम उनकी बात को ना माने, उनके आपस में काम करना बंद कर दें, उनकी चीज़ों को बाइकआउट कर दें और अपने सेल्फ रिलायंस पे, आत्मनिर्भरता पे आ जाए, ये गांधी जी चाहते थे, ठीक है। ये गांधी जी का नेशनलिज्म को लेकर दो अप्रोच जो मेन था वो डिस्कस किया गया। आप अपने हिसाब से और भी पॉइंट डाल सकते हैं जो आपको आपके हिसाब से ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगे। नेक्स्ट देखते हैं, रविंद्रनाथ टैगोर और नेशनलिज्म, ठीक है। टैगोर वॉज ए क्रिटिकल ऑफ एग्रेसिव नेशनलिज्म, ठीक है, वार्निंग अगेंस्ट इट्स पोटेंशियल फॉर xenophobia and intolerance and advocated for a more inclusive humanistic form of nationalism that transcended border, ठीक है। टैगोर वॉज क्रिटिकल ऑफ एग्रेसिव नेशनलिज्म, वो चाहते थे कि जैसे गांधी जी कर रहे हैं ऐसे कुछ होने वाला नहीं है, ठीक है। आप किसी से जाके कुछ मांग रहे हो, फिर आप उसके सामने विरोध कर रहे हो, आपको अपना थोड़ा सा दिखाना पड़ेगा, ठीक है, थोड़ा सा एग्रेसिव लाना पड़ेगा, वो तभी आपको मिलेगा। और यहाँ पे देखिए, मोर इंक्लूसिव ह्यूमनिस्टिक फॉर्म ऑफ नेशनलिज्म दैट ट्रांसेंडेंट बॉर्डर, ठीक है। तो टोटली अलग था, ये था एग्रेसिव नेशनलिज्म का कॉन्सेप्ट रखते थे, ठीक है। और वो इंटॉलरेंस एंड एडवोकेटेड फॉर मोर इंक्लूसिव ह्यूमनिस्टिक फॉर्म ऑफ नेशनलिज्म दैट ट्रांसेंड बॉर्डर, कि हर आदमी का अपना अपना नेशनलिज्म का पैटर्न होता है, जरूरी नहीं है कि आप मास पे काम करो। नेक्स्ट देखते हैं टैगोर जी का अगला पॉइंट, टैगोर एम्फसाइज्ड कल्चरल यूनिटी एंड द interconnectedness of humanity, believing that the true freedom lay intellectual and spiritual liberation rather than mere political independence। टैगोर साहब एम्फसाइज किया था हमेशा कल्चर यूनिटी पे। आप ऊपर अपने इनके एजुकेशन के फॉर्म में भी देखा था कि कल्चर यूनिटी को लेकर काफ़ी होते, एक्चुअली साहित्य से बहुत जुड़े हुए आदमी थे, तो ये कल्चर को समझते थे। तो वो चाहते थे कि किसी कल्चर इंटीग्रेशन, कल्चरली जब किसी चीज़ को इंटीग्रेट करेंगे तो वो कितना क्रिएट करेगा, किस तरह का वो माहौल क्रिएट करेगा। एंड द इंटरकनेक्टेड ऑफ ह्यूमनिटी, उससे लोग कनेक्ट होंगे, जब कल्चर समझेंगे तो लोग कनेक्ट होंगे। वही वो बिलीव करते थे, ट्रू फ्रीडम ले इंटेलेक्चुअल एंड स्पिरिचुअल लिबरेशन, एक असली मायने में जो स्वतंत्रता होती है वो इंटेलेक्चुअली आपको स्वतंत्र करेगी और स्पिरिचुअली आपको लिबरेट करेगी, रादर देन मेयर पॉलिटिकल डिपेंडेंस। ऐसा नहीं कि सिर्फ आप, ऐसा नहीं था कि सिर्फ आप अंग्रेज़ों से ही आज़ादी, आपकी आज़ादी नहीं, आपको इंटेलेक्चुअली भी आज़ाद होना और स्पिरिचुअली भी आज़ाद होना है, ठीक है। तो एक छोटी सी समरी देख लेते हैं। दस बोथ द लीडर्स एम टू अपलिफ्ट सोसाइटी येट थ्रो डिस्टिंक्ट अप्रोचेस, गांधी जी प्रैक्टिकल सेल्फ रिलायंस एंड टैगोर इंटेलेक्चुअल एंड कल्चरल इनरिचमेंट, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था, अपन ने देख लिया, क्वेश्चन था, एक बार फिर से देख लेते हैं। व्हाट वाज द डिफरेंस बिटवीन द महात्मा गांधी एंड रविंद्रनाथ टैगोर इन देयर अप्रोच टुवर्ड्स एजुकेशन एंड नेशनलिज्म, ठीक है। मैं एक बार फिर से कह रहा हूँ, आपके पास कई कंटेंट हो सकता है, इससे बेहतर कंटेंट होगा, ठीक है। जो आप प्लान करके रखे हो, जो आप लिख के रखोगे, नोट्स बना के रखो, आप वो ऐड ऑन कर सकते हो, ठीक है। आप एक नॉर्मल सा माइंड मैप से समझ लेते हैं नेशनलिज्म, ठीक है, महात्मा गांधी जी का कॉन्सेप्ट ऑफ स्वराज और मास मोबिलाइजेशन। वहीं टैगोर साहब का था कि क्रिटिक ऑफ एग्रेसिव नेशनलिज्म एंड कल्चर यूनिटी एंड इंटरकनेक्टेडनेस ऑफ ह्यूमनिटी, ठीक है। एजुकेशन की बात करें तो महात्मा गांधी जी प्रैक्टिकल और वोकेशनल एजुकेशन, जो कि नई तालीम बोलते थे, उसमें विश्वास रखते थे। इंटीग्रेटिंग मैनुअल वर्क विद इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट एंड सेल्फ सफिशिएंसी एंड लर्निंग थ्रू क्राफ्ट। वहीं और दूसरा पॉइंट पे बात करते थे कि मोरल एंड कैरेक्टर डेवलपमेंट होना जरूरी है। वहीं पे दूसरी तरफ देखिए, टैगोर साहब बोलते थे कि फाउंडेड विश्व, उनके थॉट क्या थे, एक वो चाहते थे कि जो एजुकेशन से एक होलिस्टिक डेवलपमेंट हो, एम्फसाइज ब्रॉड लिबरल आर्ट एजुकेशन, कल्चरल एक्शन एंड नर्चरिंग आर्टिस्टिक सेंसिबिलिटीज।
ओके, तो ये था, तो ये क्वेश्चन अपन ने देखा, ये क्वेश्चन था कि डिफरेंस बिटवीन द महात्मा गांधी रविंद्रनाथ टैगोर इन देयर अप्रोच टुवर्ड्स द एजुकेशन एंड नेशनलिज्म। ओके, तो अगला क्वेश्चन अपन देखेंगे इसी में। तो अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये एंशिएंट इंडिया का है क्वेश्चन। सबसे पहले देखेंगे व्हाट आर द मेन फीचर्स ऑफ वैदिक सोसाइटी एंड रिलीजन। ठीक है, मेन फीचर पूछ रहा है वैदिक सोसाइटी एंड रिलीजन। डू यू थिंक सम ऑफ द फीचर्स आर स्टिल प्रेवलिंग इन द इंडियन सोसाइटी। दूसरा पॉइंट है सम ऑफ द फीचर आर स्टिल प्रेवलिंग, ठीक है, इन द इंडियन सोसाइटी। ओके, ये दूसरा पार्ट है। तो क्वेश्चन आप समझ गए होंगे कि मेन फीचर ऑफ वैदिक सोसाइटी का रिलीजन, वैदिक के फीचर ऑफ वैदिक सोसाइटी एंड रिलीजन के बारे में पूछा है। दूसरा है कि अभी इस टाइम पे कौन कौन से ऐसे फीचर्स हैं इंडियन सोसाइटी में जो प्रेवलेंट है, ठीक है, प्रेवलेंट है। तो देखते हैं अपन अपने हिसाब से, आप कुछ भी, मैं एक बार फिर से कहूँगा, आपका कंटेंट, आपके पास डाटा, आप जैसा हो आप प्लान करके रखे होंगे वो लिख सकते हैं। अपन एक मॉडल आंसर के तौर पे समझेंगे। द वैदिक पीरियड इन एंशिएंट इंडिया इस्टेब्लिश्ड फाउंडेशनल, ठीक है, सोशल, रिलीजियस एंड कल्चरल नॉर्म्स सच एज। सोशल स्ट्रक्चर की बात करते हैं जो वैदिक पीरियड में था, वर्ना सिस्टम, ठीक है, हम अभी वैदिक के कंटेक्स्ट में बात कर रहे हैं। तो सोशल स्ट्रक्चर, वर्ना सिस्टम, वैदिक सोसाइटी वाज डिवाइडेड इनटू 4 वर्नास, ब्राह्मण्स, क्षत्रिय, वैश्यास एंड शूद्रास। अब ये आपको पता होगा कि ब्राह्मण्स कौन होते थे, क्षत्रिय कौन होते थे, आपको डिटेल पता होगा कि किस आधार पर इन्हें बांटा गया था, ठीक है। इनिशियली बेस्ड ऑन ऑक्यूपेशन, दिस सिस्टम लेटर बिकम हेरिडेटरी, ठीक है, इनिशियली बिकम ऑक्यूपेशन एंड लेटर बिकम हेरिडेटरी। दूसरा था फैमिली एंड किनशिप, द फैमिली वाज पेट्रियार्कल, ठीक है, पेट्रियार्कल फैमिली थी विद जॉइंट फैमिली सिस्टम प्रेवलेंट एंड ग्रेट रेस्पेक्ट फॉर एल्डर। बात करते हैं, दूसरा पॉइंट था वैदिक सिस्टम में रिलीजन की, तो पॉलिथिज्म, मल्टीपल डेटीज एसोसिएटेड विद द नेचुरल फोर्सेस वर वर्शिप सच एज इंद्र, अग्नि एंड वरुणा। रिचुअल्स की एंड सेक्रीफाइसेस की बात करें तो यजनास वर सेंट्रल बिलीव टू सस्टेन द कॉस्मोस एंड प्लीज द गॉड। वो मानते थे कि यजनास बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट था वैदिक पीरियड में, ठीक है, इसलिए लिखा हुआ है कि सेंट्रल बिलीव टू सस्टेन द कॉस्मोस एंड प्लीज द गॉड। फिर सेक्रेट टेक्स्ट, द वेदास, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद एंड अथर्ववेद कंटेन हाइम्स, चैंट्स एंड रिचुअल्स। अब ऋग्वेद में क्या डिस्क्राइब किया गया, सामवेद में, यजुर्वेद में, अथर्ववेद में, आपको अच्छे से पता होगा, ठीक है। यहाँ हम बस एक मॉडल आंसर देख रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं एजुकेशन एंड कल्चरल प्रैक्टिस वैदिक टाइम में क्या क्या थी। गुरुकुल सिस्टम था, एजुकेशन वाज इम्पार्टेड इन गुरुकुल, ठीक है। रेजिडेंटल स्कूल होते थे, वर स्टूडेंट लिव्ड विद द टीचर्स, ठीक है। ओरल ट्रेडिशन था, नॉलेज वाज ट्रांसमिटेड ओरली थ्रू मेमोराइजेशन एंड रिएक्शन। अब अपन देखते हैं परसिस्टेंस ऑफ वैदिक फीचर्स इन कंटेम्प्रेरी इंडियन सोसाइटी। ये ध्यान से देखिएगा कि इस समय पे ऐसे कौन कौन से वैदिक फीचर्स थे जो कंटेम्प्रेरी हैं आज की इंडियन सोसाइटी में। ये आप अपना खुद प्रैक्टिकली सोच सकते हो। वर्ना सिस्टम अच्छा खासा है, आपको दिख जाता है, हो सकता है आप अर्बन एरिया में रहते हो ना दिखे, लेकिन रूरल एरिया में, ठीक है, ये चीज़ें काफ़ी प्रेवलेंट है और विजिबली सीन है, ट्रांसपेरेंट है। तो देखते हैं इसमें वर्ना सिस्टम गेव बर्थ टू कास्ट सिस्टम डिस्पाइट लीगल एवोल्यूशन, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन बेस्ड ऑन द कास्ट प्रीस्ट अफेक्टिंग सोशल डायनेमिक्स एंड इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़, ठीक है। रिलीजन एंड रिचुअल्स की बात करें जो आज के टाइम पे कंटेम्प्रेरी है, तो पॉलिथिज्म, लोग अलग अलग अपने अपने भगवान को मानते हैं। हिंदुइज्म इवॉल्व फ्रॉम वैदिक रिलीजन, रिमेन्स प्रीडोमिनेंटली पॉलिथिज्म, मेनी वैदिक डेटीज आर स्टिल वर्शिप एंड इवॉल्व फॉर्म्स। रिचुअल्स की बात करें तो यजनास आज भी होते हैं, हवन वगैरह आज अपन आज भी करते हैं। यजनास एंड अदर वैदिक रिचुअल्स आर स्टिल परफॉर्म्ड स्पेशली ड्यूरिंग द मेजर सेरेमनीज एंड फेस्टिवल। आप देखो ना, नवरात्रि वगैरह में अपन आज भी यजनास करते हैं, हवन करते हैं, तो वही बात कर रहा है। फिर बात करते हैं एजुकेशन एंड कल्चर प्रैक्टिस की, तो रिस्पेक्ट फॉर गुरुज आज भी ट्रेडिशनल ऑफ रिस्पेक्टिंग टीचर्स एंड स्ट्रॉन्ग इंडियन कल्चर। जितना हम लोग या इंडियन कल्चर में अपने गुरुज का रिस्पेक्ट करते हैं वो शायद ही कहीं और होता होगा ऐसा, खासकर तो वेस्टर्न में ऐसा होता नहीं है। फिर बात करते हैं ओरल ट्रेडिशन की, रिसाइटेशन एंड मेमोराइजेशन आर इम्पॉर्टेंट इन रिलीजियस एंड एजुकेशनल कंटेक्स्ट। आज भी अपन देखो ना, एक ओरली ट्रेडिशन है, आप पूरा पूरा मंत्र याद कर लेते हैं, जैसे हनुमान चालीसा याद कर लिए। देखिए कंटेक्स्ट तब का अलग था, आज का अलग है, लेकिन चीज़ों का जो ओरल ट्रेडिशन है वो आज भी हम लोग की सोसाइटी में, तो वो कंटेम्प्रेरी पूछ रहा है, तो इसलिए हम ओरल ट्रेडिशन लिख सकते हैं, ठीक है। आप अपने हिसाब से और भी पॉइंट डाल सकते हो, पर यहाँ अपन ये लिख सकते हैं। बात करते हैं संस्कृत की, तो एन इम्पॉर्टेंट लिटरेचर लैंग्वेज, मेनी हिंदू रिचुअल्स एंड प्रेयर्स वर कंडक्टेड इन संस्कृत, ठीक है। संस्कृत तब भी प्रेवलेंट थी, आज भी प्रेवलेंट है, तो वो कंटेम्प्रेरी तब भी यूज होती थी और आज भी यूज होती है। Thus, cultural and religious heritage of the Vedic period has left a lasting legacy, shaping modern India in various ways. Okay, तो दोस्तों ये अभी अपन ने देख लिया। क्वेश्चन अपना था ये
क्वेश्चन था अपना कि व्हाट वाज द मेन फीचर ऑफ वैदिक सोसाइटी एंड रिलीजन, डू यू थिंक सम ऑफ द फीचर्स आर स्टिल प्रिवेलिंग इन इंडियन सोसाइटी। हाँ, 250 वर्ड का क्वेश्चन था। आपने मेन एक मॉडल आंसर देख लिया। अब इसका एक मैप टाइप देख लेते हैं कि वैद इट्स लीगेसी एंड कंटेम्प्रेरी। तो प्रोजेक्शन कंटेम्प्रेरी की बात करें, रिलीजियस एंड रिचुअल, पॉलीथिज्म, फैमिली एंड किनशिप, वर्ना सिस्टम, कास्ट सिस्टम, जॉइंट फैमिली, ठीक है। और एजुकेशन की बात करें तो म्यूजिक एंड डांस, रिस्पेक्ट फॉर गुरु, संस्कृत एंड ओरल ट्रेडिशन। नीचे बात करें मेन फीचर ऑफ वैदिक सोसाइटी एंड रिलीजन, सोशल हिस्ट्री की बात करें फैमिली एंड किनशिप, वर्ना सिस्टम, रिलीजन की बात करें तो पॉलीथिज्म, सेक्रेड टेक्स्ट एंड रिचुअल एंड सैक्रिफाइसेस। और बात करते हैं कि एजुकेशन एंड कल्चर प्रैक्टिस की, तो संस्कृत आज भी पढ़ाई जाती है, म्यूजिक एंड डांस होता ही होता है, गुरुकुल सिस्टम और ओरल ट्रेडिशन है। तो अपन ने इस वीडियो में देख लिया, 2 क्वेश्चन अपन ने अच्छे से डिस्कस किया। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आएगा। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और हमारे चैनल पे और भी वीडियोस पड़ी हैं, आप जाकर उन्हें रेफर कर सकते हो, ठीक है। प्री के प्रोस्पेक्टिव से भी, जो कि यूपीपीएससी आरओ के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगी। थैंक यू वेरी मच।